हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पहला अपडेट, सरकारी के भारत टैक्सी का दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। टैक्सी ऐप पर 51,000 से भी ज्यादा ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन किया और ये खुद सरकार की कैब सुविधा होगी, जैसे ओला उबर कंपनियां देती है ना, वैसे ही है। लेकिन उसमें कंपनियां ड्राइवर से कमीशन लेती हैं, लेकिन इसमें 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। और इस देश की पहली सहकारी टैक्सी सर्विस का आखिरकार पायलट ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसमें कार, ऑटो और बाइक तीनों की सर्विस शुरू की गई है। दिल्ली में ट्रायल के बाद गुजरात में भी इसका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। और ये जो पूरा सिस्टम होगा, इसको मैनेज करेगी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, गवर्नमेंट की कंपनी होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर रेपो रेट में कटौती करता है रिजर्व बैंक, तो बैंक्स अपनी एफडी की ब्याज दरें भी घटा सकते हैं। आज 3 दिसंबर से ही आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होने जा रही है, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगी। तो इसमें रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती का फैसला कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% से लेकर आधा प्रतिशत तक की कटौती कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बैंक आने वाले दिनों में लोन की रेटें भी सस्ती करेंगे और एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती कर सकते हैं। वैसे अभी 1 साल की एफडी पर कौन कौन से बैंक कितना ब्याज दे रहे हैं देख सकते हैं आप, ये इंटरेस्ट रेट भी इस टेबल में। और इसी तरह से 2 साल की एफडी पर, 3 साल की एफडी पर और 5 साल की एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं। बैंक अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी का इंटरेस्ट रेट तय करते हैं, है ना। हालांकि आरबीआई की इस एमपीसी मीटिंग से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक आरबीआई रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रख सकता है। मजबूत विकास दर और भारत में घटती महंगाई के बीच रिजर्व बैंक रेपो रेट को स्थिर ही रखेगा। तो ये तो फिलहाल रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑफिशियल अपडेट तो 5 तारीख को पता चल जाएगा जब एमपीसी मीटिंग के नतीजे आएंगे, तो है ना। फिलहाल देखिए अगली खबर, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि सोना 1207 रुपए गिरकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है अभी। और चांदी भी 530 रुपए मामूली सस्ती होकर अभी 1,75,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों, चांदी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि आपको भले ही चांदी अभी महंगी लग रही है, लेकिन चांदी का भाव आगे और भी बढ़ सकता है। 2 लाख रुपए प्रति किलो तक भी चांदी का भाव जा सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इस साल 2025 के अंत तक और 2026 की शुरुआत तक ही चांदी 2 लाख पर जा सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि चांदी की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ रही है और जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं सौर ऊर्जा के लिए, उसमें भी चांदी का इस्तेमाल होता है। और चांदी की सप्लाई में कमी और निवेशकों की दिलचस्पी की वजह से भी चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है महीने भर बाद चांदी आपको और ऊपर दिखे ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के डीए वगैरह को लेकर सरकार ने कहा कि डीए और डीआर को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो सकता है। तो मीडिया में कई इस तरह की अफवाहें चल रही थी, तो उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑफिशियली बयान जारी किया गया है 8th पे कमीशन को लेकर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और केंद्रीय सचिवालय को अब कर्तव्य भवन कहा जाएगा। वहीं देश भर के जितने भी राज भवन हैं, उन्हें अब लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। पीएमओ का कहना है कि हम सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने पीएमओ कार्यालय समेत इन सभी चीजों के नाम परिवर्तित कर दिए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेहरू जो है वो सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, वो तो उन्हें सरदार पटेल ने ऐसा करने से रोक दिया। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पटेल को सम्मान मिला। और इसी दरमियान अपने संबोधन में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी ये बड़ा दावा किया। कहा कि नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। एग्जैक्टली उन्होंने ये बयान दिया, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए हमारे भारतीय नौसेना प्रमुख बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। अरब सागर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। देश के इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से ये बयान दिया गया। और वहीं खबर देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों को लेकर भी लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। सरकार ने एसआईआर पर बहस के लिए भी अड़े विपक्ष को मनाया और इससे एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम मुद्दे पर भी चर्चा होगी सदन में। और खबर देखिए, सरकार का कहना है कि भारत और यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौते के बाद ही इलेक्ट्रिक कार निर्माण योजना को गति मिलेगी। वहीं भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी आरबीआई ने डेटा जारी किया। विदेशी मुद्रा भंडार में 10.9 अरब डॉलर की कमी हुई और देश का चालू खाता घाटा घटकर 1.3% पर आ गया। खुद रिजर्व बैंक की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर पर भी खबर आ रही कि डॉलर के मुकाबले और कितना टूटेगा रुपया। अभी 1 डॉलर की कीमत 90 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। रुपये की वैल्यू ने यह नया ऑल टाइम लो बनाया। और खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने आंकड़े जारी किए। अटल पेंशन योजना ने 8.25 करोड़ से भी ज्यादा के नामांकन पार किए। महिलाओं की भागीदारी 48% रही है। एपीवाई को लेकर वित्त मंत्रालय ने सदन में ये रिपोर्ट जारी की। और वहीं सरकार का प्लान है जीएसटी फ्रॉड पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। जीएसटीआर 3B फाइलिंग अगले वित्त वर्ष 2026 से पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। यानी इस फॉर्म में सेल्स टैक्स डिटेल की मैनुअल एडिटिंग पर रोक लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि सरकार टैक्स फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए अगले साल 2026 से ही ये बड़ा बदलाव करने जा रही है ऐसा। और वहीं आपको पता होगा, कल रूस के
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत दौरे पर आ रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को वो भारत दौरे पर रहेंगे। और पुतिन के भारत दौरे से पहले देखिए आप कुछ बड़े अपडेट। मॉस्को और नई दिल्ली भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ पर भी रूस ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया। और एक रूसी राजनयिक का भी कहना है कि भारत और रूस के बीच हमारा आपसी व्यापार 63 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। दिमित्री पेस्कोव का यह कहना, जो कि एक रूसी राजनयिक है। और एक खबर आ रही है कि पुतिन की भारत यात्रा से पहले सबसे बड़ी डील की तैयारी भी की जा रही है। भारत से रक्षा समझौते को मंजूरी पर आज रूसी संसद भवन में भी मतदान होगा। यानी रूस के संसद सदन में भारत के साथ इस डिफेंस डील को लेकर आज वोटिंग होनी है। पुतिन के दौरे से पहले मंजूरी मिलेगी और इस डील के तहत एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे भारत और रशिया। और वहीं पुतिन दौरे के दौरान भी कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं, जैसे S-400 मिसाइल, सुखोई 57 फाइटर जेट, परमाणु ऊर्जा, आतंकवाद समेत कई एजेंडों पर बातचीत होगी, समझौते होंगे पुतिन के भारत दौरे पर। और देखिए न्यूज 18 के सवाल पर भी रूस ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर मुनीर ने कुछ गलत किया तो परिणाम भुगतना होगा। और वहीं देखिए खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले कि भारत पर हमसे तेल न खरीदने का दबाव बनाया जा रहा, अमेरिका ये प्रेशर बना रहा। तो पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी से मैं ट्रेड बढ़ाने पर भी बातचीत करूंगा। और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी यूरोपीय देशों पर बरसे पुतिन। भारत दौरे से पहले उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी वो महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। और वहीं इधर हमारे भारत में भी पुतिन के दौरे से पहले राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दिल्ली की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटना हुई थी, तो उसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्थाएं और भी ज्यादा मजबूत कर दी गई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, आम आदमी को एक और बड़ी राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स आ रही कि अभी तो और दिखेगा जीएसटी रेट कट का फायदा। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च में भारत में आने वाली महंगाई से संबंधित कई बातें सामने आई है और इस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आम आदमी को फायदा होने वाला है। जो हाल ही में सरकार ने सितंबर महीने में जीएसटी रेट में कट की थी, तो उसका फायदा अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक में देश में महंगाई में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन में सरकारी ऐप प्री लोड करने से मना कर दिया है। जो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, सरकार ने सभी मोबाइल फोन कंपनियों को आदेश दिया था कि अब सभी नए मोबाइल में अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करके देना होगा संचार साथी ऐप, राइट। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो ये नई गाइडलाइन जारी की थी, तो इस पर एप्पल कंपनी का कहना है कि वो अपने फोन में पहले से ही इंस्टॉल नहीं करेगा ये संचार ऐप। एप्पल कंपनी बोली कि इससे यूजर्स का डेटा लीक होने का खतरा है और हम सरकार से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालेंगे। एप्पल का कहना कि ये प्री इंस्टॉल करने से यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ सकता है, जबकि सरकार ने तो अनिवार्य रूप से आदेश जारी कर दिया और सभी कंपनियों को भी 90 दिन का समय दिया। कहा कि ये जो भारत सरकार का ऑफिशियल ऐप है संचार साथी, इसको पहले से ही डाउनलोड करके दें सभी यूजर्स को, जितने भी नए फोन अब मार्केट में बिकेंगे उन सब में, राइट। हालांकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर आरोप लगाए, कहा कि संचार साथी ऐप के जरिए सरकार जासूसी करना चाहती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कहा कि इस ऐप के जरिए यूजर के डेटा को ट्रैक करेगी भारत सरकार, गवर्नमेंट वगैरह। तो विपक्ष ने जो ये आरोप लगाए, इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोले कि अगर यूजर्स चाहें तो अपने फोन में संचार साथी ऐप नहीं रख सकेंगे, उन्हें हटा सकेंगे। ये एक वैकल्पिक तौर पर मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऐप डिफॉल्ट होगा और डिलीट ही नहीं होगा। हालांकि फिर भी सवाल ये है कि आखिर प्रियंका गांधी और कांग्रेस जो जासूसी के आरोप लगा रही है, उनका शक कितना सही है। सरकार ने हर मोबाइल के लिए संचार साथी ऐप तो जरूरी कर दिया है, लेकिन ये यूजर्स के किन किन डेटा का इस्तेमाल करता है, तो ये भी आप देख लीजिए। ये ऐप आपके मोबाइल में SMS पर आए OTP को पढ़ सकता है, आपकी बातचीत सुन सकता है, क्योंकि इस ऐप में और भी कई सारी चीजें आपसे एक्सेस के तौर पर मांगी जाती हैं, जैसे आपका कैमरा, आपके फोटो वगैरह देख सकता है, ये आपके कॉल लॉग्स हो गए, SMS हो गए, स्टोरेज हो गया, और भी ये ढेर सारी चीजें ये ऐप एक्सेस करता है। यही वजह है कि विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस ऐप्स के जरिए आम आदमी को फायदे मिलेंगे, साइबर फ्रॉड वगैरह पर रोक लगाई जा सकेगी। अगर किसी का मोबाइल फोन खो जाता है तो भी उसको ढूंढा जा सकेगा। और भी संचार साथी ऐप में आपको ये 5 बड़े फीचर्स मिलेंगे। तो इसके प्रोज कॉन्स दोनों होने वाले हैं। ऐसे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों सरकार के इस फैसले पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर, एप्पल कंपनी ने एक और बड़ा फैसला लिया है और एक भारतीय शख्स के हाथ में दे दी अपने AI विभाग की कमान। दरअसल आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अमर सुब्रमण्या को AI टीम का वॉइस प्रेसिडेंट बनाया है। ये मशीन लर्निंग रिसर्च को लीड करेंगे और एप्पल का जो सीरी है ना, है सीरी, उसको और स्मार्ट बनाने पर काम करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने संसद में बताया पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 90% तक की कमी आई है। हालांकि बावजूद इसके दिल्ली NCR में तो वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक बना हुआ। पोल्यूशन पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, एलन मस्क ने एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि साल 2030 से पहले दुनिया में एक बड़ा परमाणु युद्ध होगा और उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूरे इंटरनेट पर सनसनी सी छा गई। खुद उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा कि अगले 5 से 10 सालों में परमाणु युद्ध होने की संभावना बहुत तेज बनी हुई है। ग्रोक AI ने भी बताया कि मस्क पहले भी ताइवान, यूक्रेन और यूरोप में संघर्ष की चेतावनी देते रहे हैं। और वहीं H1B वीजा मामले में भी भारतीय लोगों के समर्थन में उतरे एलन मस्क। उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी और कहा कि वीजा कार्यक्रम को बंद करना अमेरिका के लिए बेहद हानिकारक होगा, खास करके जब उनकी कंपनियों को भी कुशल विशेषज्ञ ढूंढने में मुश्किल हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि NSE
जबकि 52% कंपनियों में 10% से भी कम महिला कर्मचारी हैं। दावा किया जा रहा है कि वर्कफोर्स में महिला कर्मचारियों की भागीदारी की रफ्तार काफी धीमी है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड जितनी भी कंपनियां ना उनमें वर्कर्स हैं और ये रिपोर्ट्स वाकई में आज भी हमारे देश में जेंडर असमानता को दर्शाती हैं। और वहीं खबर देखिए, राजस्थान में लागू हुए नए ई पंजीयन के नियम, दस्तावेज रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा। राजस्थान सरकार की तरफ से इन पंजीयन को पारदर्शी बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। अब ई पंजीयन पोर्टल पर ई फाइलिंग, ई मैसेजिंग, ई वेरिफिकेशन और ई सर्च जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी, जिससे भीड़ और भ्रष्टाचार दोनों में कमी आएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सीआईडी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की और भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने वाले एक पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार किया। पंजाब का रहने वाला है ये आरोपी। वहीं देखिए, पीएम मोदी से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का निमंत्रण भी दिया। इस वर्ष यह सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने जा रहा। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प बंद हो चुका है। तो कर्मचारी जो अब एनपीएस में है और अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो अभी उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यूपीएस में स्विच करने के लिए डेडलाइन बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर थी और अब ये समय सीमा खत्म हो चुकी है। चलिए खबर देखिए, अब 7 समंदर पार भी आप कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेश किया एक नया सिस्टम। दरअसल रिजर्व पे ने हाल ही में आरबीआई से नया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस हासिल कर लिया है, जो कि ग्लोबल लेवल पर पैसे भेजने और लेने के लिए काफी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनेगा। अब 130 से भी ज्यादा करेंसी में आप पेमेंट कर पाएंगे और इससे हमारे देश में छोटे बिजनेस के लिए फॉरेन ट्रेड करना और भी आसान होगा ना। और खबर देखिए, ब्रह्मोस बनाने वाली टीम के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। इन पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप था। 1 साल पहले उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी, लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्हें आरोपों से बरी कर दिया है। और खबर देखिए, 200 साल बाद 19 साल के महेश ने रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश काशी में 2000 मंत्रों का दंड क्रम पारायण पूरा किया। वेद मूर्ति बनने वाले देश के दूसरे व्यक्ति बने हैं ये। मात्र 19 साल की उम्र में देवव्रत महेश रेखे ने ये इतिहास रच दिया है। और खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ी घटना हो गई। चेन्नई मेट्रो में तकनीकी खराबी के चलते ये मेट्रो टनल में ही फंस गई। कोच में भी 10 मिनट तक तकरीबन अंधेरा रहा। यात्री 500 मीटर पैदल चलकर बाहर निकले। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और वहीं खबर है, उत्तराखंड के नैनीताल में बन भूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर अगली तारीख तय की है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाई अलर्ट जारी किया। 400 जवान सुरक्षा के लिए भी तैनात किए गए हैं। यहाँ रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ भी पोक्सो मामले में ट्रायल पर रोक लगाई। वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में किसानों ने रेल रोकने का ऐलान किया है। 19 जिलों में 26 जगहों पर पटरियों पर बैठेंगे किसान भाई लोग। 5 तारीख को 2 घंटे तक प्रदर्शन करेंगे। हाईवे नहीं रोकेंगे, इस बार रेलवे रोकेंगे। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मजदूर मोर्चा केएमएम ने 5 दिसंबर को पंजाब में कई जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। केएमएम के संयोजक का कहना है कि पूरे प्रदेश में 26 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएगी और ये प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे तक किया जाएगा। किसानों की मांग है एमएसपी गारंटी कानून समेत जो अन्य किसान भाई लोगों की मांगे हैं उनको पूरा करे पंजाब और केंद्र सरकार। ऐसा ये पंजाब के 19 जिलों में 26 जगहों पर इन जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम करेंगे किसान भाई लोग, है ना। किसानों की तरफ से ये लिस्ट भी जारी की गई। और इससे पहले आपको पता होगा, मध्य प्रदेश राज्य में भी किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन एमपी में तो 15 घंटे बाद किसानों का आंदोलन स्थगित हो पाया। एमपी के धार कलेक्टर ने मुख्यमंत्री और पीएम तक किसानों की मांगे पहुंचाने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसान भाई लोग माने। चलिए खबर आ रही है, उत्तराखंड के देहरादून में आईएमए में 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड होगी। 5 तारीख को एसएससी विंग की ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी और इस दौरान देश को मिलेंगे कई युवा सैन्य अफसर भी। 13 तारीख को होने वाली इस परेड की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और वहीं अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत की एक नई उपलब्धि, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी अब फाइटर जेट के पायलटों की सुरक्षा पक्की हुई। डीआरडीओ ने यह नया कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ, चंडीगढ़ में डीआरडीओ को यह बड़ी उपलब्धि मिली। फाइटर एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। और जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, फाइटर एस्केप सिस्टम मतलब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवा में जब फाइटर जेट उड़ रहा होगा उस दरमियान भी पायलट की जान आसानी से बच सकेगी। यानी हादसे के दौरान पायलट खुद को फाइटर जेट से एग्जिट कर पाएंगे, एस्केप कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि ये पायलट को बचाने वाली स्वदेशी एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की गई, मेड इन इंडिया तकनीक है। इस तरह से क्रैशिंग के दौरान पायलट जो है वो फाइटर जेट से एग्जिट कर जाएगा ना। हाल ही में आपको पता होगा, हमारे भारत का तेजस विमान दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हो गया था। चलिए अगली खबर आ रही है, हरियाणा में जो इस नंबर की गाड़ी वाली नंबर प्लेट की बोली लगी थी 1 करोड़ 17 लाख में, तो वो नीलामी अब दोबारा होगी, क्योंकि जिस शख्स ने ये नीलामी लगाई थी उसने रकम नहीं चुकाई, तो ये नीलामी कैंसिल हो चुकी है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, जैसे आजकल एसआईआर के दौरान बीएलओ का कार्य प्रेशर देखने को मिल रहा है, वैसे ही देखिए
भारतीय रेलवे के लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों का भी कहना है कि 48 घंटे तक भूखे रहकर भी ट्रेन चला रहे हैं देश के कई लोको पायलट। और अब उन्होंने देश भर में आंदोलन की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लंबे ड्यूटी आवर्स और लगातार मानसिक दबाव में हम रेलगाड़ियां चलाते हैं। पायलटों ने अपनी कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर ये 48 घंटे की हंगर फास्ट यानी भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से 4 दिसंबर तक देश भर में बिना भोजन के ड्यूटी करेंगे 1 लाख से भी ज्यादा लोको रनिंग स्टाफ। और ऐसे में लोको पायलट के संगठन की क्या 10 प्रमुख मांगे हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो जरूर दोस्तों ऐसे कर्मचारियों की मांगों को सरकार को मानना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए, राइट। जैसे आजकल आपको पता होगा जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें भी कई BLO वर्किंग प्रेशर में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बरेली में एक और टीचर की जान चली गई। SIR के काम में इनकी ड्यूटी लगी थी, ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हुई और परिजनों ने इनके लिए भी आरोप लगाया काम के दबाव का। वैसे SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बोला कि बंगाल व तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम काटने के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केरल राज्य में भी SIR की डेडलाइन को बढ़ाने पर सोचे इलेक्शन कमीशन। राज्य में 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं और 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो कर्मचारी व्यस्त रहेंगे। ये वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्पेशली SIR की डेट बढ़ाने की बात कही है चुनाव आयोग को। हालांकि इस SIR मुद्दे पर अब अगली सुनवाई कल 4 दिसंबर को वापस होगी। और इस बीच देश भर में कई जगहों पर SIR और BLO के वर्किंग प्रेशर को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। BLO ने भी प्रदर्शन किया SIR के विरोध में पश्चिम बंगाल में भी। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट BLO की सोते मौत हो गई। देश भर में अब तक 29 BLO की जान चली गई है। यही वजह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ ये SIR का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस SIR अभियान के दौरान एक BLO की अनोखी दास्तां देखिए। हाथ की अंगुलियां न होने के बावजूद भी बंगाल की इस महिला BLO ने SIR का 99% काम पूरा कर लिया है। सोनाली इनका नाम है और इनकी हिम्मत और हौसले को वाकई में सैल्यूट। एक और ये राजस्थान के जयपुर का मामला देखिए। SIR पूरा होने पर BLO के साथ नाचे SDM और तहसीलदार भी, डीजे बजाया, सभी को डिनर पर बुलाया और अवार्ड भी दिया क्योंकि इनका SIR टारगेट पूरा हो चुका है। जयपुर के चौमू से ये वीडियो सामने आ रहा है। और पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही कर्नाटक की राजनीति से। देखिए सिद्धारमैया बोले कि जब हाई कमान कहेगा DK शिवकुमार मुख्यमंत्री होंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों ने 4 दिन में दूसरी बार साथ में ब्रेकफास्ट भी किया। और राजधानी दिल्ली में भी MCD के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज बुधवार से 2 दिन की केरल राज्य की यात्रा पर जाएंगी। वहीं दोस्तों दिल्ली दंगे मामले में भी उमर, शर्जील और गुलफिशा की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी। और वैसे दिल्ली धमाकों की जांच से जुड़े कुछ और अपडेट देखें दोस्तों। आतंकी उमर के साथ ही आमिर की NIA हिरासत 7 दिन और बढ़ाई गई। 16 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी। और इस बीच अब दिल्ली को और भी ज्यादा सुरक्षित कर दिया। हाईटेक हुई दिल्ली के लाल किला की सिक्योरिटी भी है। नई टेक्नोलॉजी से लेस 120 CCTV कैमरे और लगाए गए और अब पार्किंग में वाहनों पर भी पैनी नजर रहेगी। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद अब क्योंकि अगले महीने जनवरी में गणतंत्र दिवस भी आ रहा, तो इससे पहले लाल किले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सैकड़ों CCTV कैमरे भी और लगाए गए हैं। और कल पुतिन आ रहे हैं, रूसी राष्ट्रपति, तो उनकी यात्रा को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं और मजबूत की गई है। वहीं आतंकी गतिविधि पर एक और बड़ी खबर आ रही। देखिए ISI जासूस को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिली थी ट्रेनिंग। पाकिस्तान से बॉर्डर पर मंगवाता था ड्रग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी रणनीति भी बदली। राजस्थान के श्रीगंगानगर से ये एक और पाकिस्तानी जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल को गिरफ्तार किया गया जांच एजेंसियों द्वारा। वैसे राजस्थान में भी बीते दिन राजसमंद में विस्फोटक से भरा एक और बड़ा ट्रक पकड़ा गया। डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें मिली। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या दिल्ली के बाद राजस्थान में भी बड़े हमले की तैयारी थी, क्योंकि विस्फोटक इतना भारी मात्रा में था, पूरी पिकअप वैन भरी हुई थी। अधिकारियों का तो ये कहना है कि अगर इसमें ब्लास्ट हो जाता तो 10 किलोमीटर तक का आसपास का एरिया जो है ना वो इसकी चपेट में आता। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। ये राजस्थान के राजसमंद से। और वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आजम और मौलाना तोकीर के करीबियों के अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। महिलाओं और बच्चों को आगे कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेता के घर ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। और खेल समाचार से खबर आ रही है। विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। DDCA को फोन करके जानकारी दी। 24 दिसंबर से ये टूर्नामेंट शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी है। दक्षिण भारत में तूफान दितवा का कहर देखने को मिलेगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कैसा रहेगा आज का मौसम? तो दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में चक्रवात दितवा ने कोहराम मचाया। 4 लोगों की मौत हो गई तमिलनाडु में। तो हालांकि अब तो तट के आसपास ये तूफान कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश से जुड़ी घटनाओं में ही 4 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश के बीच तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। IMD ने और भी कई इलाकों में अलर्ट जारी कर रखा है। और इधर मौसम विभाग की तरफ से सर्दी को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की, जिसमें बताया कि इस बार सर्दी और भी कड़क पड़ेगी। सामान्य से भी कम रहेगा तापमान। शीतलहर के दिन भी बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार ठंड के सीजन में ठंड और भी तेज देखने को मिलेगी। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में तो अगले 10 दिन तक शीतलहर का भी अलर्ट जारी हो चुका है। यानी अब दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड और बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश के भी 6 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज बारिश भी हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। MP में 5-6 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से सर्द हवाएं भी आएंगी। तापमान 3 डिग्री तक गिरने के
के आसार हैं। इधर राजस्थान में भी अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी हुई। तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। सीकर समेत कुछ जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। भिवाड़ी में तो इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए पाला गिरा, 2 महीने से सूखी ठंड पड़ रही है। चार धाम में तापमान -12 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंचा। और ताबू में सीजन की सबसे ठंडी रात रही बीती रात। 24 शहरों में 10 डिग्री से नीचे गिरा तापमान। 5 और 7 दिसंबर को हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के भी आसार बने रहेंगे। वहीं बिहार में भी समस्तीपुर समेत 8 शहरों में कोहरा छाने की चेतावनी। बेगूसराय में बादल भी छाए रहे। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बिहार में भी ठंड बढ़ने वाली है। लो विजिबिलिटी के कारण 11 फ्लाइट्स भी लेट रही। हरियाणा में भी नारनौल सबसे ठंडा इलाका रहा। तापमान 5.5 डिग्री के लगभग चल रहा। 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ। और वहीं मौसम विभाग का कहना कि तूफान रितुआ तो कमजोर पड़ चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब ठंड बढ़ेगी। 2 दिन बाद और गिरेगा तापमान। कुछ जगहों पर छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के भी आसार रहेंगे दक्षिणी जिलों में। हालांकि चक्रवात रितुआ के चलते चेन्नई में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। स्कूल कॉलेज बंद रहे। कई सारी फ्लाइट की उड़ानें भी रद्द की गई। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की चेतावनी है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 85,138 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 143 अंक लूट का। मीडिया, बैंकिंग, रियल्टी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं खबर है स्विगी बेचने जा रही है 10,000 करोड़ के शेयर। अगले सप्ताह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर बेचेगी कंपनी। और वहीं देखिए शेयर बाजार से नाराज हुआ आम आदमी। बीते 2 महीने में 25,000 करोड़ से ज्यादा की निकासी देखने को मिली है। भारतीय स्टॉक मार्केट से आम निवेशकों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया है। वहीं बीते दिन सरकार ने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इश्यू निकाला OFS, उसमें निवेशकों की होड़ देखने को मिली। 400% तक सब्सक्राइब हो चुका है। और आज 3 दिसंबर को आम निवेशक भी इसमें बोली लगा पाएंगे। और निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, विद्या बायर्स का IPO भी आज 3 दिसंबर को खुलेगा। और ई-कॉमर्स कंपनी मीशो का भी IPO आज 3 तारीख को खुलेगा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, पाकिस्तान के लिए भारत ने इंसानियत के नाते एयर स्पेस खोला, जिसके जरिए पाकिस्तान ने श्रीलंका में मदद पहुंचाई। जम्मू पहलगाम हमले के समय इसको बंद कर दिया था, आपको पता होगा। तो पाकिस्तान ने भारत के इस एयर स्पेस खोलने के मुद्दे पर भी झूठ बोला और कहा कि भारत ने खोला नहीं, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 4 घंटे के अंदर अंदर ये मंजूरी दी गई। पाकिस्तान फर्जी दावे करना बंद करो। और पाकिस्तान की नापाक हरकत तो देखिए जरा। पाकिस्तान ने जो श्रीलंका में राहत सामग्री पहुंचाई वो भी एक्सपायर्ड थी। उसकी तारीख भी एक्सपायर्ड खाने पीने की चीजों की, जो सामग्री श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचाई गई। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ये फूड पैकेट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखी हुई है। देखिए जरा। और पाकिस्तान से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 200% तक बढ़े पाकिस्तान में एड्स के मामले भी। बीते 1 साल में 48,000 नए केस देखने को मिले हैं। और वहीं खबर देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस भी तैयार है। हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। उनकी ऐसी हार होगी कि कोई नहीं बचेगा। वहीं देखिए कनाडा में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुतले बनाकर लिखा कि हिंदू टेररिस्ट। हाथों में इनके पाकिस्तानी झंडे भी थे। और मौत की अफवाहों के बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिली उनकी बहन। कहा कि उन्हें जेल में मेंटल टॉर्चर किया जा रहा और इसके लिए आर्मी चीफ मुनीर जिम्मेदार है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बीते दिन भी एक बस अग्निकांड की बड़ी घटना हो गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक ट्रक की टक्कर से बस में आग लग गई और हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सब इतनी बुरी तरीके से जल गए कि इनकी पहचान भी नहीं हो सकी। बाकी के यात्रियों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। यात्री कूद गए। 24 लोग और झुलस भी गए। यूपी के बलरामपुर में ये बड़ी बस अग्निकांड की घटना देखने को मिली। आपको पता होगा इस साल कई बसों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली है। इस साल तो क्या बीते महीने भर के अंदर अंदर ही, राइट, जो कि बड़ी चिंता की बात है। और वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली की आबो हवा में घुट रहा है दम। बेहद खराब श्रेणी में चल रही है हवा। 16 निगरानी केंद्रों में वायु की गुणवत्ता काफी गंभीर है। और इस प्रदूषण से लोगों की सेहत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। देखिए साइलेंट किलर की तरह है ये वायु प्रदूषण, जो कि हमारे शरीर में ब्रेन, हार्ट, लंग्स सभी अंगों के लिए काफी खतरनाक होती है ये जहरीली हवा। वैसे बीता दिन जो था 2 दिसंबर का, इस दिन हर साल नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इस मौके पर देखिए आप ये AQI के अलग अलग आंकड़ों का मतलब क्या होता है। राजधानी में जो AQI 200-300 से ऊपर चलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इमरजेंसी जैसी स्थितियां बनी हुई है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ सांस लेते हैं, इससे भी उनको इतना नुकसान हो रहा है कि रोजाना मानो 14 सिगरेट पी रहे हो। इतना उनके फेफड़ों को नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पार्लियामेंट में राज्यसभा में उठा आंगनबाड़ी रसोई आधुनिकीकरण का मुद्दा और वायु प्रदूषण पर भी चिंता जताई गई। और खबर है आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप इसी महीने लॉन्च किया जाएगा उदय की तरफ से। और प्री लॉन्चिंग में अब तक इसके 18 लाख से ज्यादा डाउनलोड भी हो चुके हैं।
और वहीं दोस्तों एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में असमानता बढ़ सकती है, समाज में महाविभाजन लौटने का खतरा दिख रहा है। यूएन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई कि अगर सही नीतियां नहीं बनाई गई तो एआई दुनिया को जोड़ने के बजाय अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को और बढ़ा देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं भविष्य में, ऐसा यूएन का कहना है। और वहीं खबर देखिए, भारत के चीनी उत्पादन में 43% तक का उछाल आया। अब आईएसएमए ने एमएसपी व इथेनॉल मूल्य बढ़ाने की भी मांग की है। वहीं भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या ने आरोप लगाया और सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज करें सरकार और बैंकों के दावों की जांच। और मुस्लिम महिलाओं के तलाक को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की गरिमा सर्वोपरि है। तलाक के बाद भी महिलाओं के अधिकार खत्म नहीं होते हैं। और सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए। देखिए, यूएपीए के तहत बीते 5 साल में 10,440 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अकेले 2023 साल में ही 2900 लोग गिरफ्तार हुए और 118 लोगों को सजा भी हुई है। यूएपीए यानी आतंकवाद रोधी कानून के तहत इतने लोगों को गिरफ्तार किया है। और खबर है दोस्तों, संसद के लोकसभा में 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में 10 घंटे का विशेष सत्र इसके लिए आयोजित किया जाएगा। और फिर उसके अगले दिन 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर भी चर्चा होगी संसद में। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कफ सिरप से बच्चों की मौत के कांड के बाद अब केंद्र सरकार ने बढ़ाई सख्ती। देश भर की 700 से भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियों का गहन ऑडिट कर रही है अभी सरकार। और ये जानकारी भी राज्यसभा में लिखित में दी है सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले कि पीएम मोदी की 1500 करोड़ देने की घोषणा पत्थर की लकीर है। प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज के रूप में ये घोषणा की है। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत का एनुअल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी बढ़ोतरी में रहा है। बीते 4 सालों में 115% से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। वहीं देखिए, किसानों को बड़ी राहत दी सरकार ने। फसल नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन की तारीख 3 दिन और बढ़ा दी है। बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि इनपुट अनुदान 2025 योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब 5 दिसंबर तक किसान भाई लोग आवेदन कर पाएंगे। जिन किसानों की फसलों को बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश वगैरह की वजह से जो नुकसान हुआ ना, उनको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं किसान भाई लोग बिहार गवर्नमेंट के कृषि पोर्टल पर जाकर के। ये देख सकते हैं बिहार सरकार ने नोटिस भी जारी किया इसको लेकर। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि देश भर में तेजी से बढ़ रही है न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। हर तीसरा परिवार किसी न किसी मस्तिष्क रोग का शिकार है। WHO की हालिया ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन न्यूरोलॉजी 2025 के मुताबिक पिछले 3 दशकों में मस्तिष्क के न्यूरॉन से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और भारत में भी 30% परिवारों में कोई न कोई मस्तिष्क का रोगी है। जहां एक तरफ हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर वगैरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, अब भारत में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी हैं। और राजधानी दिल्ली से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि दिल्ली में इसी साल 2025 में 13,000 से भी ज्यादा महिलाएं लापता हुई और पुरुषों की संख्या भी काफी ज्यादा है। कुल 21,000 से भी ज्यादा लोग लापता हुए हैं दिल्ली में। 10% मिसिंग केस बढ़े हैं पिछले साल की तुलना में। और सरकार ने संसद में आंकड़े जारी किए कि देश में 811 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। देश में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या काफी कम है ऐसा। और खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया। दरअसल RBI के मुताबिक ये जो तीनों बैंक है ना दोस्तों, ये हमारे देश में DSIB का दर्जा रखते हैं। आसान भाषा में कहें दोस्तों तो DSIB का मतलब ये है कि ये बैंक सीधे सीधे देश की इकोनॉमी से जुड़े हैं। यानी इन बैंकों के डूबने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और इनका डूबना सरकार भी सहन नहीं कर सकती है। ये वजह कि इन्हें DSIB, जिसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक, इसकी श्रेणी में दर्जा दे रखा RBI ने इन बैंकों को। अगर ये बैंक मुश्किल में पड़े तो पूरा देश का बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा, पूरे देश की इकोनॉमी पर बेड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सरकार भी मुश्किल घड़ी में ऐसे बैंकों को सपोर्ट करती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर भी निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान किया। अब आज नतीजे नहीं आएंगे बल्कि 21 दिसंबर को आएंगे सभी सीटों के रिजल्ट, वरना आज 3 दिसंबर को आने थे ये नतीजे। और खबर देखिए, यूपी वाराणसी BHU में छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच पत्थरबाजी के दौरान 100 से ज्यादा स्टूडेंट घायल हो गए। वाहन संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। देर रात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही, स्मृति और पलाश 7 दिसंबर को शादी करेंगे। और धर्म परिवर्तन को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा SC/ST आरक्षण का लाभ, ये केवल हिंदुओं के लिए है। धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि हिंदुओं को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म का व्यक्ति भले ही धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना ले, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, तो भी उन्हें ये SC/ST वगैरह इस तरह के रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। और खबर देखिए, कर्नाटक के राज्यपाल के पोते पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। उनकी बहू बोली कि 50 लाख मांगे दहेज में, छत से धक्का दिया, बेटी भी छीन ली। रतलाम SP से उन्होंने शिकायत की है। देखिए बड़ी बड़ी फैमिलियों में भी कितने गंभीर मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले देखने को मिल रहे हैं। और वहीं बॉलीवुड से रणवीर सिंह को भी दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। धुरंधर फिल्म की रिलीज पर नहीं लगेगी रोक। और
खबर है कि अल्पसंख्यकों की पहचान केंद्र स्तर पर नहीं बल्कि राज्य और जिले स्तर पर की जाए। सांसद में डॉक्टर भीम सिंह ने राज्यसभा में सरकार से ये मांग की है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भारत में पेश की कंपनी ने। हालांकि ऑफिशियली ये जनवरी 2026 में लॉन्च होगी, लेकिन कंपनी ने इसका रिव्यू मॉडल अनबॉक्स कर दिया है। फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर चलेगी, 360 डिग्री कैमरा और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन जैसे कई एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे, है ना। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए, आपकी रोज 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करने से 30% तक घट जाता है मौत का खतरा। लेकिन प्रदूषण जैसे हालातों में एक्सरसाइज के भी आधे फायदे ही मिलते हैं। लंदन की प्रतिष्ठित संस्था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के वैज्ञानिकों ने ये चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला है कि रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स आधे ही रह जाते हैं अगर हम पोल्यूटेड एरिया में जहरीली हवा के संपर्क में लगातार रहते हैं तो। और खबर देखिए, सरकारी बैंकों में FDI लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी बड़ा अपडेट आया। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में जवाब दिया और कहा कि सरकार फिलहाल 20% से बढ़ाकर FDI सीमा को 49% करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ना, वो सरकारी बैंकों में इतना नहीं बढ़ाया जाएगा, ये सरकार का कहना है। और देखिए खबर, हरियाणा में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। प्राइवेट स्कूलों की हर 5वीं बस अनफिट पाई गई। 5000 से भी ज्यादा बसों के चालान काटे गए। जो स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने वाली बसें जो है वो सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतर पा रही है। फिटनेस, GPS, अग्निशामक यंत्र जैसी कई कमियां मिली हैं बसों में। वैसे हरियाणा में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में लागू होगा ये निर्णय। अब इन सभी संस्थानों में ग्रेच्युटी का लाभ देना अनिवार्य कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, और ये लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए सभी एम्प्लॉइज को मिलेगा। और हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, शानदार काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा समय समय पर। गुड गवर्नेंस अवार्ड देगी अब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। और हरियाणा में भी 18 दिसंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी। और एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रशासन ने 20 ट्रांसजेंडर्स को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए ये अनोखी पहल है। और खबर है दोस्तों, दिल्ली के 40,000 से भी ज्यादा व्यापारियों को मिला बड़ा तोहफा। MCD ने जनरल ट्रेड लाइसेंस को संपत्ति कर से जोड़ा है और अब संपत्ति कर का 15% लाइसेंस शुल्क होगा, जिससे व्यापारियों दुकानदारों को फायदा होगा ना। वहीं देखिए, उत्तर भारत में जल्द ही दूर होगी बिजली की समस्या। BBMB भाखड़ा डैम में आर्टिफिशियल झील बनाकर पैदा करेगी इलेक्ट्रिसिटी। और उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए, एक तो यूपी में अब हर महीने 21 तारीख को लगेगा रोजगार मेले का आयोजन, जिससे कि युवाओं, बेरोजगारों वगैरह को रोजगार मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। लखनऊ के अलावा भी इन 4 जिलों में रोजगार मेला लगने जा रहा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी। और वहीं उत्तर प्रदेश में जेल के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव किया गया। अब जातियों के आधार पर नहीं होगा जेल में काम का बंटवारा, जाति का कॉलम ही हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के जेल में नियमों में यह संशोधन किया जा रहा। और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एक नया फरमान जारी हुआ। 31 जनवरी 2026 तक अगर ये काम नहीं किया तो कर्मचारियों का प्रमोशन कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक सभी उत्तर प्रदेश के अफसरों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यूपी के मुख्य सचिव बोले कि नहीं देने वालों का प्रमोशन रुकेगा और एक्शन भी लिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल बना रखा, उस पर 31 जनवरी तक ये डिटेल सबमिट करनी होगी यूपी के सभी कर्मचारियों को। सभी अफसरों को कड़े निर्देश दिए गए, चल अचल जितनी भी संपत्ति है सभी को अनाउंस करना होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टाउनशिप बसाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है और अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय संग्रहालय भी। दरअसल यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कुछ और बड़े अहम फैसले लिए गए। यूपी अयोध्या में अब 52 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय, टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां आप देश भर के मंदिरों का कलेक्शन देख पाओगे। इसके अलावा यूपी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी 246 करोड़ के बजट की मंजूरी दी। और वहीं उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल व प्रशिक्षण भी ड्यूटी मानी जाएगी। यूपी लखनऊ के सिविल अस्पताल में HDU वार्ड भी बनेगा, गंभीर मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। और अयोध्या में ये विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के लिए 52 एकड़ जमीन भी दी जाएगी, कैबिनेट से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और उत्तर प्रदेश में अब 12.5 एकड़ में भी टाउनशिप बन सकेगी। जो रिहायशी कॉलोनियां बनाई जाती है ना, उसके लिए जमीन की अनिवार्यता जो पहले 25 एकड़ थी उसको घटाकर 12.5 एकड़ ही कर दिया है। और वहीं यूपी में 2026 साल की छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। 24 दिनों तक रहेंगे सार्वजनिक अवकाश। और उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति की योजना का नियम भी बदल दिया है। अब केवल अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। छात्रों को अपने पिता या गार्जियंस का ये इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पहले छात्र स्वयं का आय प्रमाण पत्र इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो अब नहीं देना होगा ना। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति को लेकर, स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया। और वहीं खबर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी वाहन चालकों को मिलेगी जाम से राहत। पीक आवर्स में बंद रहेगा ये एग्जिट पॉइंट भी।
प्रशासन ने ये फैसला लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, देश के राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI और जियो मिलकर शुरू करेंगे टेलीकॉम आधारित अलर्ट सिस्टम। वहीं सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि PM E-ड्राइव स्कीम के तहत 1634 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सब्सिडी वितरित की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। और देखिए इसरो प्रमुख ने भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र ACEN का भी शुभारंभ किया। वहीं भारत 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान सरकार ने भी फैसला लिया, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है और राजस्थान ये बदलाव करने वाला देश का 9वां राज्य बना। और केंद्र सरकार ने कहा कि राजस्थान की ERCP राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं है, इसके जरिए राजस्थान के 17 जिलों को पानी मिलेगा। वहीं देश भर में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोलेंगे तोगड़िया। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने यह बड़ी घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में देखिए अनुपूरक बजट में सबसे अधिक बजट PM आवास का है। मोहन यादव सरकार ने बजट को लेकर ये आंकड़े जारी किए। और छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड की KYC करवाने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की है वकीलों ने। प्रयागराज बार काउंसिल पर वकीलों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। और खबर आ रही कि झारखंड में बिजली महंगी हो सकती है, 60% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। झारखंड में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया गया। 2026 से नया परीक्षा पैटर्न लागू होगा, जिसके तहत ये परीक्षाएं भी अब मैट्रिक और इंटर की जैसे ही आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं का संचालन अब JEC नहीं बल्कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा। और बिहार में देखिए सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी, टैबलेट के जरिए फेस की पहचान होगी। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में बॉबी पवार से भी पूछताछ की गई। सभी भर्ती घोटालों की CBI जांच की भी मांग की जा रही है। और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पर बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। SSC GD कांस्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास स्टूडेंट्स को भी मौका है। 1 दिसंबर से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और CBSE ने भी स्कूलों को कुछ नए निर्देश भेजे हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले इनका पालन करना भी जरूरी है। एग्जाम में मार्क्स अपलोड और प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर CBSE की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों का अगर पैसा फंसा हुआ तो आज मिल सकता है। तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी की डील में भी फायदा होगा। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।